आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के अल्कोहल फिनॉल्स के लिए। तो बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ है वो नॉर्मल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग इट्स केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को और अल्कोहल की और फिनॉल को हम सेपरेटली देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो अल्कोहल और फिनॉल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइयर होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस होती है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोकार्बन्स या हेलोजन्स या फिर मैं कहूँ हेलो एल्केन्स, इन सभी के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। सीधी सीधी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम आएँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने के लिए मिलता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब हुआ कि अल्कोहल अपने अंदर से एक नेगेटिव स्पीशी को निकालते हैं और किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अटैक करा देते हैं, यानी कि ये हमें नेगेटिव चार्ज स्पीशी प्रोवाइड कराते हैं विद इन द रिएक्शन, ताकि रिएक्शन के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर सके किसी दूसरे अटैकिंग मॉलिक्यूल के ऊपर, रिएजेंट के ऊपर। अभी बेसिकली हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये एक कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन क्या, जिसकी वैलेंसी खाली हो। बेसिकली ये 4 मैंने वैलेंसीज बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि चारों की चारों हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर मैं एक वैलेंसी हटा करके यहाँ प्लस चार्ज लगा देता हूँ तो ये बन जाता है कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन के केस में इसकी एक वैलेंसी हो गई खाली, यानी पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको बॉन्डिंग की ज़रूरत है, ये किसी भी एक स्पीशी के ऊपर किसी भी एक स्पीशी को अपने ऊपर अटैक करा सकता है। इसके सामने आया न्यूक्लियोफाइल, जो कि निगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है। न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर कार्बोकेटायन पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही इसने अटैक करा तुरंत ये स्पीशी इस तरीके से कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव चार्ज की जगह लग गया OH ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या लग जाएगा, OH ग्रुप, और कंपाउंड हमारा कुछ ये बन जाएगा ROC के ऊपर सारी वैलेंसीज कंप्लीट हैं और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H के साथ। लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन रिलीज़ होगा तो हमारा कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाएगा। साथ ही साथ प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जो बना है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जो पहले तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा, और दूसरे केस में क्या है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होते हैं वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करने वाले हैं कि वो अपने अंदर से पॉजिटिव चार्ज को रिलीज़ कर देंगे। जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ से हटेगा तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, OH के अंदर। या फिर तुम ये सीधा सीधा कह सकते हो कि ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है, नॉर्मल अल्कोहल पे हमने प्रोटॉन डाला, प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो अल्कोहल तैयार हुआ है इसके ऊपर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो अटैक करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में ये जो H2O का मॉलिक्यूल है ये हो जाएगा बाहर और न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। तो ये बेसिक है, इन केमिकल रिएक्शंस में ये चीज़ें चलेंगी कि एक बार एज एन न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाली हैं चीज़ें आकर के अल्कोहल में से, और कई बार ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेंगी कि इसी के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर जाएगा। तो ये दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हाँ भाई, तो आगे अब हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में। अगर मैं क्लासिफिकेशन दूँ तो 2 तरीके से हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप ये कि कुछ रिएक्शंस जो इन्वॉल्व करेंगी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को, यानी जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल था हमारे पास जिसको हम ROH लिखते हैं, उसमें जो OH पूरा का पूरा बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है वो इन्वॉल्व होगा। इसकी हेल्प से बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। सबसे पहले हम उन रिएक्शंस को देखेंगे। आफ्टर देन हम देखेंगे कि इस R और O बॉन्ड के बीच में जो क्लीवेज है उसके बिहाफ पे या उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस अकर होती हैं। तो 2 क्लासेस में इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली जो क्लास है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, उसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन आती है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल या फिनॉल को लेकर के। यहाँ जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कंबाइनली पढ़ेंगे, क्योंकि वर्क दोनों का एक जैसा है, केवल हमारी जो अल्काइल चेन है उसमें चेंज आता है कि अल्काइल की जगह फिनाइल चेंज आ जाती है। तो सेम प्रॉपर्टी को अल्कोहल और फिनॉल दोनों के लिए हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है दैट इज़ अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ। तो हमने सिंपल सी एक रिएक्शन ले रखी है ROH। हमने रिएक्शन करनी है किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम क्या काम करने वाला है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्कोहल जो होता है नेचर में एसिडिक होता है, और कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर देती है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी बाहर, ये मैंने हाइड्रोजन गैस निकाल दी,
अब जब हाइड्रोजन निकल जाएगी तो इसका मतलब है कि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो कंपाउंड कुछ ऐसा होना चाहिए RONA। रिएक्शन को बैलेंसिंग देनी है क्योंकि, तो हाइड्रोजन कितने निकले हैं 2, हाइड्रोजन 2 निकालने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूंगा। जैसे ही R के आगे 2 लगेगा तो यहाँ पर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, और जब कंपाउंड में R के आगे 2 लगेगा तो सोडियम भी 2 की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए रिएक्शन क्या आ गई, 2ROH प्लस 2Na गिव्स 2RONA और प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी सोडियम एल्कोक्साइड की प्रिपरेशन हो जाती है जब हम एसिडिटी ऑफ एल्कोहल या फिनॉल की बात करते हैं। यानी ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है कि फिनॉल और एल्कोहल एक्ट्स एज दी एसिडिक इन नेचर, या एसिड्स की तरह ये बिहेव करते हैं। सिमिलरली मैंने एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का क्या मतलब हुआ कि एक कार्बन के ऊपर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये हो गया टर्शरी। ब्यूटाइल क्यों है, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और चौथा कार्बन ये खुद है, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल हो गया। अल्कोहल है तो OH लग गया। इसके ऊपर हमने डाल दिया एल्यूमिनियम। ये जो एल्यूमिनियम है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से इसके H को रिप्लेस करा देगा, तुरंत हाइड्रोजन गैस लिबरेट होकर के बाहर। ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल था वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर में। टर्शरी ब्यूटाइल अपनी जगह बना रहेगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर है, ये O अपनी जगह पे बना हुआ है, एल्यूमिनियम आकर के बाहर लग जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, या ब्यूटॉक्साइड कह सकते हो तुमसे, एल्यूमिनियम का ब्यूटॉक्साइड। तो एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड की स्ट्रक्चर ये दे देगा। अब बेसिकली वही रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन H2 बाहर निकालनी थी। तो अब देखेंगे, दोबारा से ध्यान से देखो कि ये स्ट्रक्चर में हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, हमने अल्कोहल एल्यूमिनियम डाला, एल्यूमिनियम आएगा और इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा। अब जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो वो H2 की फॉर्म में निकलेगी, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 प्लस की। तो वो क्या काम करने वाला है कि इस पूरे मॉलिक्यूल के इस पूरे के पूरे 3 मॉलिक्यूल लेगा। सेम मॉलिक्यूल कितनी बार लेगा, 3 बार लेगा। तो हमने क्या किया कि C, ये मेरे पास बन गई ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बन गया मेरे पास एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्शन करेगा इतने ग्रुप के साथ, तो फॉर्मूला बनाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अपनी जगह, ऑक्सीजन अपनी जगह, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी नीचे आ जाएगी और ये एल्यूमिनियम। अब H2 बाहर निकल रही है तो हाइड्रोजन 2 चाहिए मेरे को। यहाँ पर ये ग्रुप 3 बार आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया बैलेंसिंग के लिए, लेकिन अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 बार करना पड़ेगा। इसका मतलब है 3 दूनी 6 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ग्रुप हो गया 6 बार। अब 6 बार हो गया तो मैं इसके आगे लगा दूंगा 2, तो ये ग्रुप 6 बार हो गया। एल्यूमिनियम हो गया 2, तो मैं एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दूंगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड भी बनता है अल्कोहल के एसिडिक नेचर को देखते हुए, यानी कि विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल को रिप्रेजेंट करती है। अभी जो इन्वॉल्व हो रहा है ग्रुप OH इन्वॉल्व हो रहा है। OH इन्वॉल्व होने का मतलब है कि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। ये रिएक्शन वो है जिनमें OH बॉन्डिंग टूट रही है, OH का बॉन्ड टूट रहा है। इन रिएक्शंस को बहुत आसान है याद रख पाना, केवल हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन से स्टेप में कौन से बॉन्ड की हम ब्रेकिंग करा रहे हैं। जब अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करेगा, OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। फिनॉल के केस में भी सेम यही काम होगा कि ये मैंने ले लिया फिनॉल, फिनॉल में ऊपर की तरफ लगा हुआ है OH बॉन्ड, इस OH बॉन्ड पर मैंने डाला सोडियम, इस OH बॉन्ड पर मैंने डाला सोडियम, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से सोडियम आकर के रिप्लेस करेगा इसको और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, लिबरेशन। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में बाहर आएगी, तो इसका मतलब है अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल चाहिए। जब अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल होंगे तो सोडियम भी मुझे 2 ही चाहिए होंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ ONA कनेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दिया जाएगा और रिएक्शन में क्या बाहर निकल जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। जो बेंजीन के ऊपर ONA है उसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। लास्ट रिएक्शन इसके अंदर आ जाती है हमारे पास कि अगर मैं अल्कली सोल्यूशन से रिएक्शन कराऊँ, फिनॉल की रिएक्शन अल्कली सॉल्यूशन से करा दूँ, तो सिंपल है। ये भी हमने बना लिया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन हमने करानी है NaOH के साथ, NaOH, तो इसका H टूटेगा इसके OH के साथ और बन जाएगा कुछ ऐसा। O अपनी जगह पर है, यहाँ से ये Na आ गया, ONA सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस ये वाला H और OH बन गए H2O। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शंस को करने का। नेक्स्ट इसमें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के अंदर एक ऑर्डर आ जाता है, जिस ऑर्डर को हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो जैसे जैसे पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होती है, जैसे जैसे पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होगी, उसी अकॉर्डिंगली
जो एसिडिटी है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब पोलैरिटी क्या डिक्रीज कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप इंक्रीज करा दो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से वाले? देखो यहाँ पे एक R लगा हुआ है इस CH2OH के साथ, यहाँ पे 2 R लगे हुए हैं और यहाँ पे 3 R लगे हुए हैं। R जो ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तुम नंबर में बढ़ाते हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये ग्रुप की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये उन रिलीज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जब R की तरफ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाने लगेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। जब 2 R लगे हुए हैं तो दोनों के R के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो और नंबर इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया। जब 3 R ग्रुप लगे हुए हैं तो तीनों R के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो और भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस में हो गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ती है तो पोलैरिटी ऑफ OH जो होगी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, यानी OH बॉन्ड जो है वो कम पोलर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसमें चार्ज डिफरेंस आना कम हो जाएगा। और जैसे ही ये काम हुआ तुरंत एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पोलर होते हैं, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप कम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम है। सेकेंडरी जो होते हैं वो थोड़े से लेस पोलर होते हैं, क्योंकि इनके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हैं। और टर्शरी वाले बिल्कुल बहुत ही लीस्ट पोलर कंपाउंड की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा है। तो सीधा एक रीज़न है कि R का नंबर आप बढ़ाओगे तो पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन घटेगी, OH घटेगी। और जब पोलैरिटी घटेगी तो इसका मतलब है एसिडिटी भी घटेगी, आपकी एसिडिक नेचर भी रिड्यूस हो जाएगी। ये क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1 मार्क में, गिव रीजंस वाले क्वेश्चन हैं कि वाई प्राइमरी अल्कोहल्स इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्शरी, या फिर वाई टर्शरी अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो बेसिक रीजन यही लिखा जाएगा कि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन टू द अल्कोहल इज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन टू द ऑक्सीजन ऑलवेज इंक्रीजेज, ऑल्सो इंक्रीजेज, सो दैट्स वाई polarity of oxygen hydrogen bond decreases, therefore acidity of alcohol decreases। साथ ही यहाँ पे अगर ग्रेटर अल्काइल हैलाइड्स रखे हुए हैं, फिनोल में अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी हमने अल्कोहल में देखा कि कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी घट रही है, उसी तरीके से फिनोल में जब हम बात करते हैं, ये मेरे पास फिनोल है, इस फिनोल में बात आ रही है ग्रेटर अल्काइल हैलाइड की। फिनोल की एसिडिटी अल्काइल हैलाइड से क्या मानी जा रही है? ज़्यादा मानी जा रही है। उसका रीज़न क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है वाई एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। हमने क्या लिया, एक मैंने ले लिया यहाँ पे फिनोल और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, मतलब कि CH3OH। तो इसकी एसिडिटी फिनोल से कम है, या फिर ये कह लो फिनोल की एसिडिटी इससे ज़्यादा है। तो वो क्यों, उसका रीज़न हमसे पूछा है। तो पहला रीज़न है कि फिनोल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो ये अपना एक सोडियम का फिनॉक्साइड आयन बनाता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये जो ऑक्साइड बनता है, फिनॉक्साइड बनता है, वो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर या अल्काइल अल्कोहल्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, जिनका फॉर्मूला RCl है या RX है। दूसरा रीज़न है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा देता है फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। फिनोल के अंदर क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन में या फिर ये कह लो अल्कोहल में ही सीधा फिनोल के अंदर ऑक्सीजन कनेक्टेड है, वो क्या काम कराएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने की वजह से ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा लेता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाने की वजह से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है और इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए इस बॉन्ड में से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है, विड्रॉ करा लेता है। तो ये बेसिकली दो इफेक्ट हैं, दो रीज़न है। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस होने की वजह से, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड फिनोल है, उसके अंदर बेंजीन रिंग है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा लेता है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल की अगर मैं बात करूँ तो फिनोल को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं और क्या उसका ऑक्साइड आयन है। तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास फिनोल का।
फिनॉल का OH बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा जो एसिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा जो बेसिकली O निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा मेरे पास फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन के अलावा अगर मैं फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ कि फिनॉल किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने वाला है, तो बेसिकली ये हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर फिनॉल की दिखाई दे रही है। मैंने कहा ऑक्सीजन के पास विड्रॉ कराने की नेचर है, ऑक्सीजन के पास कार्बन के पास पोलैरिटी दिखाने की नेचर है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा, बॉन्ड पर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, उसी केस में इस कार्बन पे हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अगला वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाता है। जैसे ही अगले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे एक्सेस हो गया। ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन पे कमी आ गई, और कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि कार्बन पे एक्सेस आ गया। अब दोबारा से वही काम होगा कि एक टाइम आएगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो अभी एक्सेस में है वो अगले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो अगले कार्बन पर तब शिफ्ट होगा जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड अगली कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड फिर हटेगा और अगले कार्बन पे पहुंचेगा। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट करके ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे क्या बन जाएगा, एक ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोबारा से फिर वही काम होगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है वो अपने से अगले वाले कार्बन पे से शिफ्ट करेगा, तो वो डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और अगले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से ये हटा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि एक्सेस में आ गया इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे। फिर से वापस वही काम होगा कि जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा लेगा। तो ये ऑक्सीजन की विड्रॉइंग कराने की नेचर है जो रिप्रेजेंट करती है एसिडिटी ऑफ फिनॉल को। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन की तरफ, तुरंत ये डबल बॉन्ड हट करके क्या बन जाएगा, वापस से सिंगल बॉन्ड। कुल मिलाकर के वही स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी फिनॉल की जिस जगह से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशन पर जो बॉन्ड की स्ट्रक्चर्स हैं, बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल इज पॉसिबल। तो टोटल 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। फिनॉल को हम 5 बार अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का 5 बार डिलोकलाइजेशन हो सकता है। इसी तरीके से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी नीचे दिखा रखी है, बस हाइड्रोजन नहीं है इसमें। हाइड्रोजन के अलावा जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो बेसिकली हाइड्रोजन कब नहीं है, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी तो हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव बनाते हुआ और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कराएगा पहले इस कार्बन पे शिफ्ट कराएगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फिर से वही फिनोमिना चलता रहेगा जैसा कि फिनॉल के अंदर चला था। डिट्टो सेम वही चीज़ चलेगी क्योंकि फिनॉक्साइड आयन है। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी फिनॉल से ज़्यादा पाई जाती है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये अब हमेशा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाता है, और फिनॉल उस केस में ज़्यादा एसिडिक पाया जाता है। मैं स्टेबिलिटी की बात करूँगा तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन एसिडिटी की बात करूँगा तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्टिंग द एसिडिक या एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो फिनॉल के ऊपर कनेक्ट होंगे और उसकी एसिडिटी को अफेक्ट करेंगे। उसमें हमारे पास 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं जिनको हम, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है। अगर इस टाइप का कोई ग्रुप जुड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कराने की नेचर रखता है, उस केस में जो एसिडिटी है फिनॉल की वो बढ़ेगी। और अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाता है आकर के जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे कि कोई अल्काइल ग्रुप या कार्बन का ग्रुप, तो उस केस में एसिडिटी अल्कोहल की क्या हो जाती है, फिनॉल की कम हो जाती है। तो ये 2 ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एसिडिटी घटाते हैं। जैसे अगर मैं बेसिक एग्जांपल इनके तुम्हारे सामने लूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल के तौर पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैंने फिनॉल के ऊपर यहाँ लगा दिया एक NO2 ग्रुप, और एक बार मैंने फिनॉल के ऊपर यहाँ लगा दिया CH3 ग्रुप। तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, नाइट्रो ग्रुप वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हैं तो दोनों फिनॉल ही,
लेकिन एक नाइट्रोफिनॉल है और एक अल्काइल फिनॉल है यानी मिथाइल फिनॉल है, या हाइड्रोक्सीटोलुइन भी कह देते हैं इसको। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होता है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो उसकी एसिडिटी घट जाती है। ये कंक्लूजन है सीधा। अगर कार्बन वाला कोई कंपाउंड आकर के कनेक्ट हुआ है अल्कोहल के ऊपर तो उसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर बिना कार्बन का कोई ग्रुप अटैच हुआ है अल्कोहल के ऊपर आकर के, फिनॉल के ऊपर आकर के, तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की एक सीरीज तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एस्टरिफिकेशन। तो अगर हम एस्टरिफिकेशन को देखें तो इसमें अल्कोहल्स जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। यानी अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दूं तो एस्टर बन जाएगा, अमाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दूं तो एस्टर बन जाएगा, एनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दूं तो एस्टर बन जाएगा, असाइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दूं तो भी एस्टर बन जाएगा। और नॉर्मली एस्टर तो एस्टर ही है, एस्टर से हम कितने भी बड़े बल्कि ग्रुप ऑफ एस्टर फैमिली बना सकते हैं। अब इसी सीरीज में आगे चलते हुए अगर हम एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन को देखें बारी बारी से, तो हमने ये ले लिया, पहली रिएक्शन हमारे पास है अल्कोहल विद फैटी एसिड्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ROH मैंने लिया हुआ है या फिर AROH मैंने लिया हुआ है, यानी कि फिनॉल ले लो, या तो रिएक्शन को हम साथ के साथ लेकर के चलेंगे, या तो आप फिनॉल ले लो जिसको हम AROH से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आप ROH ले लो जिसको हम अल्कोहल कह रहे हैं ROH से रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो कि बेसिकली RCOOH की फैमिली से है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है। अब R हो या AR उससे कोई मैटर नहीं है, सिंपल बस तुमको यहाँ से H तोड़ना है, यहाँ से OH तोड़ना है, और रिएक्शन क्या बन जाएगी, R ये बन जाएगा COOR। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना, हम कह देते हैं बस रिएक्शन को समझने के लिए कि अल्कोहल ने H निकाल लिया और COOH में से OH निकाल लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी OH प्रोवाइड नहीं कराता। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपने अंदर से H पॉजिटिव प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स यहाँ अल्कोहल में से या फिनॉल में से पूरा ग्रुप कौन सा निकलने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का OH ग्रुप निकलने वाला है। अब जब OH निकल जाएगा तो ये खाली या तो AR रह जाएगा या खाली R रह जाएगा, और यहाँ से H निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा, COOR। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ इसको COOR, और यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ एक बार COOR। तो या तो आपका एलिफेटिक एस्टर बनने वाला है या फिर आपका मिक्स्ड एस्टर बनने वाला है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एस्टर। सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करता हूँ रिएक्शन में, तो सपोज मैंने ले लिया ये है मेरे पास फिनॉल। इस फिनॉल पर मैंने अटैक कराया RCOOH का, ये OH हट गया, ये H हट गया। जैसे ही फिनॉल की वैलेंसी खाली हुई तुरंत ये वाला ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा COOR बनाता हुआ। ये ग्रुप क्या कहलाया अब, एस्टर। COOR जो ग्रुप है, COO ग्रुप जो प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज एस्टर, और वाटर मॉलिक्यूल बन करके साइड प्रोडक्ट की तरह बाहर हो जाएगा। अगर मैं एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराता हूँ, RCO और ऑक्सीजन के साथ ही कनेक्ट हो गया, ये है एनहाइड्राइड ग्रुप, RCOO का ट्वाइस O। यहाँ पे रिएक्शन सिंपल वही हो रही है। फिर से मैंने ले लिया फिनॉल, जैसे ही ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तुरंत अपने अंदर से क्या काम करेगा, ये एसिड को बाहर करेगा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से बाहर कर देंगे। RCOOH दिखाई दे रहा है, RCOOH क्या निकाल दिया हमने, फैटी एसिड बाहर निकाल दिया। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, RCOOH। अब ये जो फिनॉल की रिंग बची बेंजीन वाली, इसकी वैलेंसी खाली है, वैलेंसी को रिप्रेजेंट करो। यहाँ से ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई और RCOO ग्रुप बन गया, तो COOR। एक नॉर्मल तुम्हें क्या मिलता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बार तुम्हें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। एस्टर का बनना इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। अगर यहाँ पे इस बेंजीन रिंग की जगह पर R होता तो यहाँ पर भी इस बेंजीन रिंग की जगह पर हम क्या लगा देते, R लगा देते, तो भी वो क्या कहलाएगा, एस्टर ही कहलाएगा। नेक्स्ट वन हम इसमें ले लेते हैं असाइल क्लोराइड से। असाइल क्लोराइड होते हैं RCOCl। अभी जो ऊपर हमने एक चार्ट की बात करी है वो सिंपल यही चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो बेंजीन के बाद ये मेरे पास है फिनॉल, फिनॉल के ऊपर अटैक कराया हमने असाइल क्लोराइड का, RCOCl का। बहुत सिंपल है, तो H और Cl दोनों बाहर आ गए HCl बनाते हुए।
जो COR वाला ग्रुप है उसे शिफ्ट कर दो ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही COR शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा COR। रीअरेंजमेंट करते रहेंगे और एस्टर की फॉर्मेशन दिखाते रहेंगे। तो ये हमारे पास हो गए 3 तरीके। हमने फैटी एसिड से बना लिया यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से, हमने एनहाइड्राइड से बना लिया, हमने असाइल क्लोराइड से बना लिया। जो एस्टर और एनहाइड्राइड होंगे, जो एसिड और एनहाइड्राइड होंगे वो एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, और जो असाइल क्लोराइड होंगे वो पायरिडीन की प्रेजेंस में काम करेंगे। बेसिकली जो पायरिडीन होती है वो ये होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टेड होना, ये होती है पायरिडीन हमारी। तो पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन चलती है। अब अगर मैं बात करूँ ऐसी रिएक्शंस की जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का लिंकेज कवर होता है। अभी हमने कौन सी देखी, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूट रहा है। अब हम वो देखेंगे जिनमें कार्बन से OH ग्रुप पूरा हट रहा है, यानी फिनॉल के ऊपर से पूरा OH ग्रुप हटेगा एक साथ। अब ये वाली रिएक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने वाला है। तो पहली रिएक्शन हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ या नॉर्मल हेलो एसिड्स के साथ, जैसे HCl है, HBr है, HI है, HF है। तो ये HX जो है हाइड्रोजन हैलाइड हैं। दूसरा हम देखेंगे फॉस्फोरस के पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड के साथ यानी PCl3 और PCl5 के साथ। तीसरी हम देखेंगे डिहाइड्रेशन करना यानी रिमूवल ऑफ वाटर करना, कि पानी कैसे बाहर निकाला जा सकता है अल्कोहल और फिनॉल में से। चौथा हम देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन, कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और फिनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे किया जा सकता है। तो बारी बारी से इन रिएक्शंस की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें कंसिडर मैंने की कि अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की। हाइड्रोजन हैलाइड मैंने कंसिडर कर लिया HCl है, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो HCl है। तो अगर अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराई जाए तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है बाहर और कंपाउंड मिलेगा RX अल्काइल हैलाइड। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो HCl में यहाँ लेकर के चल रहा हूँ उसके साथ में ZnCl2 को डालता हूँ, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस करने के लिए यूज़ की जाती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ये रिएक्शन इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के बीच में। तो हुआ क्या कि ये जो HCl है इसके साथ मैंने यहाँ पे ZnCl2 रखना है इस रिएक्शन पे एनहाइड्रस। तो ये पेयर कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट। तो इसको ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है एग्जाम में, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ल्यूकास टेस्ट। तो HCl प्लस ZnCl2 पेयर इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। हमने क्या किया, 3 बीकर ले लिए, तीनों बीकर में अननोन अल्कोहल डाल दिए। मुझे नहीं पता कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है। इक्वल अमाउंट ऑफ ल्यूकास रिएजेंट बारी बारी से इनमें डाला। पहले बीकर में मैंने डाला और बहुत तेजी के साथ टर्बिडिटी दिखाई दी, यानी रिएक्शन हो गई बहुत तेजी से। जैसे ही मैंने ल्यूकास रिएजेंट को पहले बीकर में डाला या किसी भी बीकर में डाला और टर्बिडिटी दिखाई दी एकदम इंस्टेंटली, तो इसका मतलब ये आइडेंटिफाई होगा कि वो 3rd डिग्री अल्कोहल है। यानी वो एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन कनेक्टेड हैं उस वाले कार्बन से जिसके साथ OH कनेक्टेड है। तो 1 2 3, तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। मैंने किसी और बीकर में रिएजेंट डाला सेम टाइम पे और टर्बिडिटी हमें देखने के लिए मिली 5 से 10 मिनट बाद। मान लो सपोज वो ये है, इसमें 5 से 10 मिनट बाद टर्बिडिटी दिखाई दी, यानी रिएक्शन जो हुई वो 5 से 10 मिनट बाद हुई। तो इसके अंदर हमें कंफर्म होगा कि ये 2nd डिग्री अल्कोहल है। और अगर रिएक्शन हुई नहीं, ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो इसका मतलब उस बीकर में 1 डिग्री अल्कोहल है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस ल्यूकास टेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर कोई हमसे कहता है 3 टेस्ट ट्यूब दे करके उनमें अल्कोहल भर के कि इसमें अल्कोहल है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, तो हम बारी बारी से तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे और टाइम पीरियड और टर्बिडिटी को चेक करेंगे। अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी हो रही है तो वो 3rd डिग्री अल्कोहल को डिफाइन करेगा, 5 से 10 मिनट बाद हो रही है तो वो 2nd डिग्री को डिफाइन करेगा, और अगर हो ही नहीं रही, रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल को डिफाइन करेगा। दिस इज नॉन एज द ल्यूकास टेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड। अब अगर मैं ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड से रिएक्शन करता हूं तो अल्काइल हैलाइड में हमने इनका लॉजिक सीखा था कि PCl3 हमेशा अपने अंदर से H3PO3 देता है और PCl5 पेयर देता है POCl3 और HCl का। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, वहाँ पे हमने पढ़ी भी थी और ये तो ROH लिख रखा है और ये रिएक्शन आ गई PCl3। तो सिंपल सी चीज़ है, 3H ऑक्सीजन, 1H
यहाँ से कुल मिलाकर के क्या होगा, बाहर निकलेगा ये OH वाला ग्रुप, क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ से तोड़नी है इस बार हमें, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग तोड़नी है। तो P 3 ऑक्सीजन को और 3 हाइड्रोजन को अपने ऊपर फिक्स कर लेगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। यहाँ से 3 Cl बचे हैं तो उसको 3 R के ग्रुप चाहिए होंगे, तो 3 RCl बन गया। 3 RCl बनाने के लिए मुझे अल्कोहल के आगे 3 लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो 3 अल्कोहल PCl3 से रिएक्शन करके 3 RCl और H3PO3 बनाने वाले हैं। PCl5 के केस में क्या होगा कि ये जो P है इसके एक ऑक्सीजन के साथ और 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा POCl3। अब बचे मेरे पास 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन ले जाएगा ये हाइड्रोजन, तो ये निकल गया HCl। बचा मेरे पास एक क्लोरीन, एक क्लोरीन को बचा हुआ R ले जाएगा अपने साथ, तो बन जाएगा RCl। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड। PCl3 और PCl5 के साथ अल्कोहल की जैसी रिएक्शन कराते हो तो वो बनाता है अल्काइल हैलाइड। अब ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी हो सकता है, वही रेस्पेक्टिव R ग्रुप यहाँ पर तुम्हें लगाना है। सेम अगर मैं काम करता हूँ फिनॉल के साथ, अगर यही रिएक्शन को मैं फिनॉल के साथ बनाऊँ तो क्या देखने के लिए मिलेगा, चलो फिनॉल के साथ बना देते हैं। तो फिनॉल के लिए बेसिकली रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पर हमारा ये फिनॉल, इस फिनॉल पर हमने रिएक्शन डाली PCl3, सिंपल वही काम होगा, 3 मॉलिक्यूल फिनॉल के रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे, 3 H निकलेंगे, 3 O निकलेंगे फॉस्फोरस के साथ, तो H3PO3 बनकर के बाहर, और जो ये Cl है आकर के बैठ जाएगा इस कार्बन पे और बन जाएगा अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड, 3 मॉलिक्यूल। अगर इसी रिएक्शन को PCl5 के साथ कराई जाए तो ये फिनॉल प्लस PCl5, सिंपल काम है कि हाइड्रोजन निकलेगा एक क्लोरीन लेकर के HCl, फॉस्फोरस निकलेगा अपना कंपाउंड POCl3 बनाते हुए, 3 क्लोरीन और एक 4 क्लोरीन कंज्यूम हो गई, बची हुई क्लोरीन आकर के अटैक कर जाएगी इस कार्बन पर, तो फिर से बन जाएगा अराइल हैलाइड। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल कंपाउंड्स बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड। इन दिस सीक्वेंस ऑफ दिस सीरीज अब आ जाती है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स में से पानी को बाहर निकालना, डिहाइड्रेट करना इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। तो सिंपल सी रिएक्शन है बहुत कि आपको एक अल्कोहल ले लेना है, अल्कोहल लेना है हमें कौन सा, जो C2H5OH है, बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि इसको हम लिखते हैं CH3CH2OH। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके साथ केवल एक ही कार्बन कनेक्टेड है, तो प्राइमरी अल्कोहल मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए। CH3OH का डिहाइड्रेशन हम नहीं कर सकते, C2H5OH का डिहाइड्रेशन हम करने वाले हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड एक बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि 443 केल्विन टेम्परेचर आप एटलीस्ट मेंटेन करेंगे। इस टेम्परेचर पर जब आप इसे डिहाइड्रेट करते हो तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर को दिखाता है, CH3 है, CH2 है और ये OH है। तो बेसिकली ये जो 3 H हैं इनमें से एक H निकल जाएगा, एक H यहाँ से और OH यहाँ से, तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर हो गया, HOH। बचा क्या हमारे पास, जैसे ही ये तीनों H यहाँ से, तीनों H में से एक H हट जाएगा तो ये CH2 बचेगा, और इससे आगे पहले से ही CH2 कनेक्टेड है, जो वैलेंसी खाली हुई है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, जिसको हम बोलते हैं इथीन। यानी इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर पर करने से हमें क्या मिलती है, इथीन गैस मिलती है या इथाइलिन मिलती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो डिहाइड्रेशन का प्रोसीजर है, जो डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो टर्शरी वाले होते हैं, टर्शरी का मतलब वो अल्कोहल जिनमें इस वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए होंगे, वो सबसे तेजी से डिहाइड्रेशन दिखाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा स्लोअर डिहाइड्रेशन दिखाते हैं और प्राइमरी अल्कोहल और थोड़ा स्लोअर डिहाइड्रेशन दिखाते हैं। तो ऑर्डर जो है डिहाइड्रेशन होने का वो कैसा है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये आपका ऑर्डर है, याद रखना है, सीक्वेंस MCQs में कई बार पूछ लिया जाता है। अब डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ कि डिहाइड्रेशन हो कैसे रहा है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे हमने पहले भी प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन नॉर्मल एक मैकेनिज्म देखा है,
उसी तरीके से सेम ये काम करता है कि हमने एक अल्कोहल लिया हुआ है इथेनॉल, उस इथेनॉल पे हमने डाला एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये जो ऑक्सीजन है, ये अपना अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगी, हाइड्रोजन को देगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये H पॉजिटिव आकर के ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये H पॉजिटिव OH के साथ कनेक्ट हो गया तो सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल धीरे धीरे क्या काम करता है, कार्बन के ऑक्सीजन जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो तुरंत यहाँ से जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और बॉन्ड टूटते ही ये वाला ग्रुप बन जाएगा कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बन पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा सेपरेट। तो ये काम हमारा हुआ रिमूवल ऑफ वाटर और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तीसरे और लास्ट स्टेप में होता क्या है कि ये जो कार्बोकेटायन बना है इस कार्बोकेटायन से डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो कार्बोकेटायन था उसमें से एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से हटा दिया जाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से हटता है तो वो प्रोटॉन की फॉर्म में हटेगा जिसको हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, और यहाँ से तुरंत ये वाली वैलेंसी अंदर की तरफ बंद हो जाती है जिसकी वजह से बन जाता है डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर इथीन। तो बेसिकली ये है हमारे पास अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। एग्जाम में 2 नंबर में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इसी में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन और एक बार आएगा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन बेसिकली फर्स्ट हम जब बात करेंगे ऑक्सीडेशन को लेकर के तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हमें नीड होती है ऑक्सीडाइज करने के लिए अल्कोहल्स को। तो अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं या तो KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम यूज़ करते हैं CrO3 का, या फिर हम यूज़ करते हैं पेरेंट कार्बन चेन का। ये PCC बेसिकली पेरेंट कार्बन चेन है। अब हो क्या रहा है कि ऑक्सीडेशन करने के लिए आप KMnO4 यूज़ करिए या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यूज़ करिए या फिर PCC यूज़ कीजिए, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूँ तो वो हमें देता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो वो हमें देता है कीटोन, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो वो हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। केवल ये छोटी सी चीज़ हमें याद रखनी है कि आपने क्या किया, अल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन किया तो वो एल्डिहाइड बना देगा, आप उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हमें एल्डिहाइड दे करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूँ और उसका ऑक्सीडेशन कर दूँ तो वो टर्शरी अल्कोहल लूँ और उसका ऑक्सीडेशन कर दूँ तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। या फिर मैं क्या ले लेता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल KMnO4 से ऑक्सीडाइज होकर के हमें क्या बना के देगा, कीटोन बना करके देगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, तीनों मैकेनिज्म, तीनों की तीनों फॉर्म्स याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यानी ये जो CH2OH ग्रुप था इसका कन्वर्जन हो जाएगा किसके अंदर, CHO के अंदर। और अगर मैं और फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता हूँ तो ये CHO ग्रुप भी कन्वर्ट हो जाता है COOH के अंदर। यानी प्राइमरी और टर्शरी इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि दूसरे कार्बन पे, इस कार्बन पे केवल 2 ही R ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका जैसे ही तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो ये वाला जो OH ग्रुप है ये इसके H के साथ H2O बनाते हुए हो जाता है बाहर, और ऑक्सीडेशन में जो नेसेंट ऑक्सीजन डाली जाती है वो इस कार्बन के साथ क्या कर लेती है, डबल बॉन्ड बना लेती है और बदल जाती है किसमें, कीटोन में। क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो खाली KMnO4 ही नहीं काम आता, इसके साथ हमें नेसेंट ऑक्सीजन भी डालनी होती है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन और कोमा KMnO4। ये है पूरा का पूरा पेयर जिसके बिहाफ पे हम ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस को करते हैं इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। लास्ट आ जाता है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हुआ कि आपको हाइड्रोजन हटाना है, और हाइड्रोजन हटाने के लिए आपको सिंपल सी एक चीज़ है कि मेटल की रोड लेकर के, कॉपर की रोड लेकर के उसको 573 केल्विन पर गर्म कर देना है। जब वो रेड हॉट हो जाएगी, रेड हॉट कॉपर ट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ एट 573 केल्विन टेम्परेचर, जैसे ही वो रेड हॉट हो जाएगी तो आपको एक बार प्राइमरी अल्कोहल डालना है, एक बार सेकेंडरी डालना है, एक बार टर्शरी डालना है। तीनों अल्कोहल जब आप डालोगे तो इसके अंदर से पूरा का पूरा
H2O का जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन यहाँ से पूरी बाहर हो जाएगी, ये वाली की पूरी हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, यहाँ से H2 गैस बाहर, क्योंकि हम कर रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का रिमूवल। तो H2 पूरा बाहर हो जाएगा और रीअरेंजमेंट हो जाएगा एल्कोहल का किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल को देखता हूँ तो सेकेंडरी एल्कोहल में ये सीधा सीधा मुझे 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने रिमूव करा दिए, बाहर निकल गए हाइड्रोजन गैस बनाते हुए। तो ये बन जाएगी क्या, कीटोन, क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा तो वैलेंसी खाली होगी और वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं टर्शरी अल्कोहल में देखूं तो टर्शरी अल्कोहल में किसी भी एक कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे विद ऑक्सीजन। तो हो क्या रहा है कि इसका OH और इसका H जैसे ही हटेगा पानी का मॉलिक्यूल हो जाएगा बाहर और नीचे बचेगा CH2 और यहाँ से वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो जब CH2 बचेगा तो उसकी वैलेंसी भी पूरी करनी पड़ेगी, तो ये अंदर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और कंपाउंड बचेगा CH3 CCH3 और ये बचेगा CH2। ये रहा CH3 CCH3 और ये रहा CH2। तो बेसिकली जब हम अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल का करते हैं तो हाइड्रोजन बाहर जाती है, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का करते हैं तो हाइड्रोजन बाहर जाती है, जब हम टर्शरी अल्कोहल का करते हैं तो उसमें वाटर का जो हाइड्रोजन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर के रिमूव होती है। तो ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी अल्कोहल की, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने सारी डिस्कस की हैं। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे फिनॉल के बारे में कि फिनॉल किस तरीके से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है।